बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पुरानी गाड़ी है जिसको मैंने 7 साल यूज़ किया। ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें 8 सीटें हैं और इसको मैंने बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसमें काम आना शुरू हो गया। मैंने इसको फ़िक्स भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ ना कुछ मसले आ रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं सेल कर देती हूँ। ये गाड़ी इस तरह से दिखती है। फ्रंट पे 2 सीट्स हैं, पीछे का डोर स्लाइड होता है, बीच में 3 सीट्स हैं और बैक पे 3 सीट्स हैं। इसके अलावा हमें पीछे बैक पे एक डिग्गी भी मिलती है जो स्पेशियस है। गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है और इसमें अच्छी खासी हमने इसको इस्तेमाल किया फर्नीचर लाने के लिए, फिशिंग का सामान, कंस्ट्रक्शन का सामान, मूविंग, हर तरह के मकसद के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं न्यू इमिग्रेंट्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकूं कि गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त किस तरह से होती है कनाडा के अंदर। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। और इस गाड़ी को मैंने वेबसाइट पे लगाकर सेल कर दिया है। अब ये इसकी मैंने डिपॉज़िट ले लिया है और ये मैंने $3000 में सेल की है। इसका 500 डिपॉज़िट ले लिया मैंने और मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस गाड़ी से मुझे लगाव हो गया और अब ये जा रही है, तो मैं काफ़ी सैड हूँ। मैं नेक्स्ट गाड़ी यूज़्ड ही लूँगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छी गाड़ी लेने का इरादा किया है। मैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर मैं एड्रेसेस निकालती हूँ लोगों के जो गाड़ी बेच रहे होते हैं और मैं वहाँ जाकर उनसे मिलूँगी और उनकी गाड़ियों को चेक करूँगी और फिर हमें जो भी ऑफ़र देना होगी वो देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँगी और बताऊँगी कि किस किस मरहले पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और गाड़ी को किस तरह से ख़रीदा और ओन किया जाता है कनाडा में। मैं गाड़ी ख़रीदने जा रही हूँ। ज़िया भाई उनैज़ा अहमद भी मेरे साथ हैं। अहमद देखना चाहते हैं कि मैं किस किस्म की गाड़ी ख़रीद रही हूँ। और ये जो मैंने पहली गाड़ी निकाली है जनाब 1 घंटे के रास्ते पर है और इस 1 घंटे में हम रास्ते को भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी देंगे कि कनाडा में गाड़ी किस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है और कनाडा में गाड़ी को ऑन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, ओनरशिप और गाड़ी की इंश्योरेंस शामिल है। कनाडा में 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। G1 जो कि रिटन टेस्ट है, G2 जो कि लोकल रोड टेस्ट है और G कंप्लीट लाइसेंस है जिसमें हाईवे की ड्राइविंग भी शामिल है। यहाँ पर नए ड्राइवर को जो कि G1 लेता है रिटन टेस्ट देने के बाद, तो उसको 1 साल तक वेट करना होता है G2 के अप्लाई करने के लिए या G2 के लिए रोड टेस्ट देने के लिए। लेकिन अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं और बैक होम से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका 1 साल से ज़्यादा का है, तो आप डायरेक्ट G कंप्लीट लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एम्बेसी से एक लेटर लेना होता है जो इंडोर्स करता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका लाइसेंस बैक होम का जो है वो जेन्युइन है। वो लेकर आप सर्विस ऑफ ओंटारियो जाते हैं और डायरेक्ट G लाइसेंस कंप्लीट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। कनाडा में गाड़ी रखने के लिए आपको हर महीने इंश्योरेंस पे करनी होती है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से आप ख़रीद सकते हैं, जो कि मंथली पे करना पड़ती है। इसके अलावा आपको उसको इंश्योरेंस कंपनी को अपनी गाड़ी की इंफॉर्मेशन जिसमें मेक, मॉडल और माइलेज शामिल है वो और ड्राइवर लाइसेंस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर आपके पास प्रीवियस कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो ये गाड़ी इंश्योरेंस का अमाउंट कम हो जाता है, जो कि न्यू इमिग्रेंट्स को ये सहूलत मैसर नहीं होती। हम वाटरलू पहुंच चुके हैं, जो कि मिसिसागा से 1.5 घंटे की ड्राइव रही क्योंकि रास्ते में कार क्रैश था। मैं इस वक्त देख रही हूँ वो टोयोटा कैमरी 2012 160 के माइलेज के साथ है। मेरे भाई इसका अंदर से और बाहर से इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कोई डैमेज तो नहीं है या इसमें कोई लाइट पॉपअप तो नहीं हुई, इंजन लाइट, और इसके टायर कैसे हैं। अब हम इसका ड्राइव टेस्ट लेते हैं। ज़िया भाई ने इसका ड्राइव टेस्ट लिया तो उनको इसके अलाइनमेंट में भी कुछ ख़राबी लगी और इसके इंजन में भी कुछ काम लगा। तो इनको हम तो देंगे मैसेंजर पर रिप्लाई कि हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अब हम दूसरी गाड़ी देखने के लिए चलते हैं जो कि यहाँ से 1 घंटे के रास्ते पर है। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रॉलर है ये तकरीबन 8 से 10 गाड़ियों को एक साथ कैरी कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर गैस डलवाने के लिए रुके हैं और यहाँ हमें सेल्फ सर्विस मिलती है जहाँ
ख़ुद हमें बाहर निकल कर, चाहे वो मौसम कितना ही शदीद क्यों ना हो, हमें गैस ख़ुद डालनी होती है। ज़्यादातर 98% गैस स्टेशंस पर सेल्फ सर्विस होती है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप गाड़ी बाय करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप कितनी बड़ी किस किस्म की गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा बजट डिसाइड करते हैं और आपको ये जहन में रखना पड़ता है कि गाड़ी की कॉस्ट के अलावा और भी अखराजात उसमें होते हैं, जिसमें लाइसेंसिंग की फ़ीस शामिल है, टैक्स शामिल है, लाइसेंस प्लेट की फ़ीस शामिल है। तो आपको मंथली जिन अखराजात का सामना होगा उसमें फ्यूल के एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस है, इसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस है। कनाडा में गाड़ी ख़रीदने के 2 तरीके होते हैं। आप डीलर के पास जाते हैं या आप प्राइवेट सेलर से ख़रीदते हैं। प्राइवेट सेलर से आप वेबसाइट पर कांटेक्ट करते हैं और उसकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं जाकर, और फिर उसको अपनी एक ऑफ़र देते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज प्राइवेट सेलर का ये होता है कि इसमें स्कैम का ख़तरा ज़्यादा होता है। आपको नहीं मालूम कि इसके एक्सीडेंट कितने हुए हुए हैं, कितना काम उसका इंजन का या ट्रांसमिशन का या दूसरे काम उस पर करने वाले हैं। उसके लिए आप कारफैक्स और यूज़ व्हीकल इंफॉर्मेशन पैकेज से मदद ले सकते हैं। ये यूज़ व्हीकल इंफॉर्मेशन पैकेज में कार की हिस्ट्री होती है और कारफैक्स में आपको एक्सीडेंट के रिकॉर्ड मिलता है। और डीलर से लेने में रिलायबिलिटी होती है क्योंकि वो लीगल और इंडस्ट्री रेगुलेशन की वजह से आपको स्कैम नहीं कर सकता, और आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं डीलर के पास। जब हम ट्रांसफ़र के लिए गाड़ी को मिनिस्ट्री लेके जाते हैं तो हमें सेफ़्टी प्रोवाइड करना होती है। सेफ़्टी का मतलब है कि आपकी गाड़ी के वो पार्ट्स जो एक्सीडेंट की सूरत में आपको प्रोटेक्ट करते हैं एक बेहतरीन हालत में होने चाहिए, जो कि जिसका एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड एक सर्टिफाइड मैकेनिक चेक करता है। हम गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन करता है, वो पार्ट्स जो कि बिलो स्टैंडर्ड होते हैं उनको चेंज करता है या फ़िक्स करता है, और उसके बाद हमें सेफ्टी के पेपर्स बना कर देता है जो कि हम मिनिस्ट्री में लेकर जाते हैं। कि नेगोशिएशन की बात आए तो हमें देखना होता है कि गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या है, माइलेज, मॉडल, ईयर और कार की कंडीशन, इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना होता है। गाड़ी के प्राइस फिक्स होने के बाद बिल ऑफ सेल बनाया जाता है, जो कि एक तरह की रसीद होती है जिस पर सेलर और बायर के सिग्नेचर होते हैं, डेट होती है और गाड़ी की कीमत होती है। ओनरशिप पर सिग्नेचर कर लिए जाते हैं बायर और सेलर के, और ड्राइवर लाइसेंस, ओनरशिप और बिल ऑफ सेल को लेकर सर्विस ओंटारियो जाकर गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। अगर आप डीलर से गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो गाड़ी का ज़्यादातर पेपर वर्क वही करवा कर देते हैं। आपको गाड़ी की सिर्फ एक इंश्योरेंस लेनी होती है और फिर आप होते हैं गुड टू गो। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम इस गाड़ी को देखने जा रहे हैं। इसका बाहर से इंस्पेक्शन हमने कर लिया है। ये हमें मुनासिब लग रही है गाड़ी। अब इसको हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाएंगे। अगर आप डीलर से नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं ब्रांड न्यू, तो फिर तो बहुत ही कम काम होता है जो करने वाला होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस लेनी होती है और उसके बाद आप नई गाड़ी को एंजॉय करते हैं। उसकी डाउन पेमेंट देनी होती है। 0 डाउन पेमेंट पे भी लेते हैं, लेकिन उससे आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है, और अगर आप जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट उतनी ही कम होगी। अगर आप यूज़ कार ख़रीद रहे हैं तो आपको यूज़ व्हीकल इंफॉर्मेशन पैकेज, सेफ्टी और कारफैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ब्रांड न्यू ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, और रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादातर डीलर करवा कर देते हैं। यही वजह है कि इसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है और बहुत कम आपको काम करना पड़ता है। ज़्यादातर सिर्फ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। यहाँ काम यहीं पर डन नहीं होता। अभी आपको नंबर प्लेट्स लेनी है, इसके अलावा स्टिकर लेना है जो कि हर साल और 2 साल में रिन्यू होता है, और उसके बाद सबसे आखिरी मरहला जो आता है, इतनी सारी एफ़र्ट्स के बाद आप गाड़ी को लीगली ओन करते हैं, और अब जो मरहला आता है वो ड्राइव करने का, एंजॉय करने का है। यहाँ ओंटारियो में बहुत खूबसूरत रोड और सीनरीज़ हैं। जिया भाई ने गाड़ी का ड्राइव टेस्ट लिया, उनको गाड़ी बहुत पसंद आई है। अब हमने इनके साथ नेगोशिएशन की। इन्होंने 13,000 की लगाई हुई थी, हमने 10 की ऑफ़र दी। अब देखते हैं कि आगे क्या बात बनती है। रात हो चुकी है और थकन भी हो चुकी है। अहमद से जब पूछा कि वो डिनर में क्या लेंगे तो उन्होंने पेपरोनी पिज़्ज़ा की फरमाइश की। यहाँ पर स्टोर ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, 9:30 है।
एक स्टोर है जो कि 10 o'clock तक खुला होता है। मैंने उसको ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अहमद को मैं सरप्राइज़ दूंगी कि जब मैंने कहा था कि ये सारे स्टोर बंद हो चुके हैं तो वो सैड हो गए थे। तो अब हम उसको जाकर सरप्राइज़ देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। पिज़्ज़ा रेडी है, आप पे करेंगे और फिर पिक करके अहमद को सरप्राइज़ देंगे। कोक भी रेडी है और पिज़्ज़ा सॉसेस भी रेडी हैं और अहमद को बहुत सख्त भूख लगी हुई है। अब हम रात हो गई, हम थक भी गए हैं। मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ज़रूर याद रखें। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।